ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के पीछे मोसाद है। दुनिया की सबसे खतरनाक एलीट एजेंसी इजराइल की मोसाद क्या करती है? मोसाद वही काम करती है जो दुनिया भर के तमाम देशों के गुप्तचर संस्थाएं या गुप्तचर विभाग करता है। जैसे अमेरिका का CIA, पाकिस्तान का ISI, रशिया का KGB, इंडिया का रॉ। लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल्स हैं किसके पास? इजराइल के मोसाद के पास। और मोसाद की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है और इसका कारण है ईरान इजराइल के संबंध माशाअल्लाह बहुत अच्छे कभी रहे ही नहीं। ये लोग एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। इजराइल को ईरान पसंद नहीं है और ईरान को इस धरती पर इजराइल का होना ही पसंद नहीं है, और यही कारण है दोनों देशों की दुश्मनी का। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि हर काम जो ईरान में ऐसा होता है, जिस भी बात में ईरान का नुकसान होता है, वो चाहे विदेश नीति पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को जो भी नुकसान होते हैं, ईरान को ये लगता है कि इसके पीछे इजराइल है, इसके पीछे इजरायली एजेंसी मोसाद का हाथ है। मोसाद आखिर करता क्या है? मोसाद दुनिया भर में अपने देश के हितों की रक्षा के लिए गोपनीय तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस चलाता है। कई बार इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी होता है, कई बार इसमें दुश्मन का खात्मा भी शामिल होता है। ईरानी राष्ट्रपति रईसी साहब ईरान के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर नेता थे आयतुल्लाह खामनेई के बाद, और वो मौजूदा राष्ट्रपति थे। और उनका हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दुर्घटनाग्रस्त कहाँ होता है? अजरबैजान में। वो अजरबैजान गए हुए थे अपनी एक यात्रा में, विदेश यात्रा पे थे, अजरबैजान की यात्रा पर थे। अब लगातार दुनिया भर के देशों के अखबार जो है मोसाद की चर्चा करने लगे हैं। आप ये देखिए, क्या लाइक नेटफ्लिक्स थ्रिलर रईसी डेथ रिवाइव्स टॉक टू मोसाद फ्री रन इन ईरान। एक नेटफ्लिक्स पर सीरीज है, आप स्पाई सीरीज देखना। स्पाई के अलावा एक तेहरान नाम की सीरीज है, उस सीरीज में यही दिखाया गया है कि भाई जो मोसाद के एजेंट्स हैं, जो मोसाद के गुप्तचर हैं तेहरान में या ईरान के अंदर, वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो उनको करना है। वो कैसे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुस जाते हैं और वहां का डाटा CIA अमेरिका तक भेज देते हैं, और उसके बाद ईरान अमेरिका न्यूक्लियर संबंध टूट जाता है, जो ओबामा के समय हुआ था। और इसे कैंसिल कौन करता है? इसे कैंसिल करते हैं राष्ट्रपति ट्रंप, जो ओबामा के बाद चुने गए थे। तो वही बात दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं कि भाई क्या ऐसा है कि मोसाद जो कुछ चाह रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, इजराइल के अंदर, मोसाद के एजेंट्स वो कर रहे हैं। और साथ ही इस बात का संदेह हो रहा है कि क्या राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया? क्या उसका रडार हैक कर दिया गया? क्या जानबूझकर हेलीकॉप्टर के GPS सिग्नल ब्लॉक कर दिए गए? ये तमाम चीजें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। वो कारण इसलिए कि ईरान इजराइल संबंध मौजूदा दौर में सबसे बुरे दौर में है, सबसे बुरे स्तर पर है। और यही कारण है कि ईरान के राष्ट्रपति, जो मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, ईरान के अंदर नंबर 2 थे खामनेई के बाद। खामनेई की जो कुर्सी है उस पर सबसे बड़ा दावा किनका था? रईसी साहब का। और ऐसे में नंबर 2 का नहीं होना, नंबर 2 का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना तरह तरह के सवालों को जन्म दे रहा है। आप ये देख रहे हैं खामनेई साहब के साथ रईसी साहब है। इसके अलावा ये भी यहां लिख रहा है कि भाई जब दुनिया भर के अखबार ये लिखने लगे कि मोसाद है, इजराइल है, इजराइल ने ऑफिशियली ये माना कि इस पूरे मामले से, इस पूरी दुर्घटना से मोसाद या इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जरूरी बात यह है कि कोई भी दुनिया का कोई भी देश और उसकी गुप्तचर एजेंसी अगर दूसरे देश में कोवर्ट ऑपरेशन करती है तो वो कभी मानता नहीं है। ये मानने वाली चीज नहीं है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका ढोल पीटेंगे, जो संभव नहीं है। इसीलिए इस आर्टिकल पे मत जाइए। ये बात जो मोसाद वाली बात है कि क्या मोसाद ने ऑपरेशन किया, क्या मोसाद की वजह से राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस बात में हम लोग लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या ये मोसाद के द्वारा किया जा सकता है, इस तरफ हम चलेंगे। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि मोसाद ने आज तक जो बड़े ऑपरेशंस किए हैं उसमें कई सारे ऑपरेशन हैं, लेकिन मोसाद के एक ऑपरेशन की चर्चा हर बार होती है। वो जो म्यूनिक ओलंपिक्स के समय जो इजराइल का दल गया हुआ था, उसमें इजरायली खिलाड़ियों की हत्या हो गई थी और उसके बाद
मोसाद ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और उसका नाम दिया था वार्मथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर, भगवान का कहर। और ये ऑपरेशन मोसाद कई सालों तक चलाता रहा, जब तक वो आखिरी टेररिस्ट इन्होंने एलिमिनेट नहीं कर दिया जो म्यूनिख ओलंपिक के दौरान उस पूरी घटनाक्रम में मौजूद था। और ये कई साल, 20 साल से ज्यादा मोसाद ये ऑपरेशन चलाती रही और दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो उस समय जो अपराधी उस पूरी घटना में शामिल थे, वो चाहे किसी भी देश में रहा हो, इटली में रहा हो, स्पेन में रहा हो, जर्मनी, लंदन, जहां भी, वहां उन सबको मोसाद ने एलिमिनेट कर दिया। इसीलिए लोगों को यह लग रहा है कि क्या मोसाद ने वार्मथ ऑफ गॉड पार्ट 2 लॉन्च कर दिया और उसी का यह असर है कि राष्ट्रपति रईसी का जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हम इसके अगले पहलू पर भी चलेंगे, पहले यह समझ लीजिए कि भाई ये इतने जरूरी क्यों। मैंने आपको बताया आयतुल्ला खामनेई के बाद नंबर 2 थे रईसी साहब। इसके बाद रईसी साहब एक कंट्रोवर्शियल लीडर हैं अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो। वो इसीलिए 80s में जो राजनीतिक अपराधी थे ईरान के अंदर, जो वामपंथ विचार कह लीजिए या उदारवाद के समर्थक थे, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे, ऐसे 80,000 राजनीतिक अपराधियों को इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था। उस समय ये जज हुआ करते थे। वहां ईरान में एक डेथ कमिटी हुआ करती थी। आप समझो 80,000 लोगों को एक साथ मृत्यु दंड दे देना, पब्लिक एग्जीक्यूशन कराने में इनको माहिर समझा जाता था। और चूंकि ईरान में नंबर 2 थे, ईरान में सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक थे, और ऐसे समय में जब ईरान इजराइल संबंध अपने बेहद बुरे दौर में है, ईरान अमेरिका संबंध बेहद बुरे दौर में है, ऐसे में रईसी साहब का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाना यह सवाल पैदा करता है। दूसरे हैं ईरान के विदेश मंत्री तीसरे सबसे बड़े नेता थे ईरान में मौजूदा समय में। अगर खामनेई के बाद देखेंगे नंबर 2, नंबर 3, यानी खामनेई के अतिरिक्त जो बड़े लीडर थे फिलहाल ईरान के अंदर, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति, ये दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, वो हेलीकॉप्टर का जो दुर्घटना हुआ उसके बाद अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या होगा, दोनों ही जब दो बड़े बड़े राष्ट्र नेता या कह लीजिए ईरान के एक तरह से राष्ट्र नायक अब जब ईरान में नहीं है, तो ईरान के अंदर एक पावर स्ट्रगल शुरू हो सकता है, मतलब पावर की भगदड़ शुरू हो सकती है इनकी पार्टी में भी, और इसके अलावा जो विरोधी पार्टियां हैं वो इस राजनीतिक वैक्यूम का फायदा उठा सकती हैं। इसके अलावा जब इस तरह की दुर्घटना में जब बड़े नेता नहीं रहते हैं या अचानक चले जाते हैं, तो विदेशी शक्तियां कह लीजिए जो अमेरिका हो या यूरोप हो या फिर इजराइल, ईरान की इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए सोचेंगे। जो ये हैं, क्या नाम है इनका, अमीरा अब्दुल्ला, ये विदेश मंत्री हैं वहां के। ये इनका काम क्या था, ये जो ईरान की फोर्सेस हैं, IRGC, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनमें और सरकार में समन्वय स्थापित करने के ये पुल कह लीजिए, या फिर ऑफ द रिकॉर्ड बैक चैनल के जरिए US ईरान जो न्यूक्लियर टॉक्स जो हो रहे थे वो लगातार इनके ही जरिए हो रहे थे। सडन डेथ्स जो हुए हैं ये दो बड़े नेताओं के, ईरान में एक सत्ता का संघर्ष शुरू हो सकता है जिसको लेकर खामनेई काफी चिंतित है। इसीलिए उन्होंने कहा है, पिछली ही रात उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, सरकार का जो भी काम है वो हूबहू चलता रहेगा। इसके अलावा इजराइल को लेकर आप ये सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप मोसाद को लेकर नहीं सोच सकते या इजराइल ऐसे प्लान नहीं कर सकता है, लेकिन एक जरूरी बात जो आपको समझनी पड़ेगी, मोसाद या इजराइल ने ऑपरेशन बहुत बड़े बड़े किए हैं, लेकिन किसी राष्ट्राध्यक्ष को अभी तक एलिमिनेट नहीं किया है या किसी राष्ट्राध्यक्ष को ध्यान में रखकर कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाया है। आप जब किसी देश के सीधे राष्ट्राध्यक्ष को निशाना बनाते हो और वहां कोई इस तरह का ऑपरेशन करते हो और जांच में यह बात सामने आ जाती है, तो इजराइल ये जानता है कि ईरान कुछ ऐसा कर देगा जिसकी दुनिया संभावना नहीं कर रही या सोच नहीं रही। इसीलिए मुझे लगता है कि इजराइल इन कामों से बचेगा। बाकी शक करने की क्या वजह है वो समझिए। ये मिडिल ईस्ट का मैप है, ये ईरान है, ये अजरबैजान है। यहीं पर गए हुए थे राष्ट्रपति साहब और अजरबैजान में ही ये पूरा दुर्घटना हुआ। अजरबैजान, अर्मीनिया, ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। इसके अलावा ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट अभी अभी हुआ है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को, मैंने आपको बताया कि फूटी आंख नहीं सुहाते, नहीं इसीलिए सुहाते, इजराइल का मिलिट्री अलाई पार्टनर है अमेरिका, अमेरिका का जो दुश्मन है वो इजराइल का दुश्मन है, और इजराइल का जो दोस्त है वो ईरान का दुश्मन है। और यही कारण है
ये पूरा आप जब मिडिल ईस्ट का मैप देखेंगे तो इन देशों के आपसी संबंध, यूरोपीय संबंध और अमेरिका के साथ संबंध इतने अजीब स्थिति में है कि कोई किसी का दोस्त है, जो दो आपस में दोस्त हैं वो किसी और के दुश्मन है। बहुत ही अजीब संबंध है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये बहुत समझना कॉम्प्लिकेट करता है कि किस देश के साथ आपसी संबंध अच्छे हैं। अब जैसे इजराइल है, इजराइल और जॉर्डन एक युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन अभी जब ईरान मिसाइल मार रहा था इजराइल के अंदर तो जॉर्डन अपने एयर डिफेंस से बचा रहा था। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेट सिचुएशन है। दूसरा, मैं आपको यह बता रहा था कि भाई इजराइल पर लोगों को शक क्यों हो रहा है। शक इस वजह से हो रहा है, इस देश की वजह से। ये पूरी खबर पढ़िए और समझिए जिस जगह पर यह पूरा बवाल हुआ है, यानी जिस देश में यह हुआ है, अजरबैजान में। अजरबैजान और इजराइल बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही बढ़िया दोस्त हैं। जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और यहूदी देश है इजराइल, बावजूद दोनों ही बेहद बेहतरीन दोस्त हैं। दूसरी तरफ अजरबैजान और ईरान भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। और यही कारण है कि दुनिया को यह शक हो रहा है कि क्या अजरबैजान को मोहरा बनाकर मोसाद ने कुछ ऐसा कर दिया कि राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या मिले अजरबैजान में चुकी थे, और अजरबैजान बहुत ही शानदार पार्टनर है इजराइल का। लगातार जब अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हो रहा था तो अजरबैजान को हथियार देने वाले देशों में सबसे टॉप पे था इजराइल। यह इजरायली अखबार है जेरूसलम पोस्ट, वो लिख रहा है कि अजरबैजान इज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ इजराइल एंड द ज्यूज पीपुल। अजरबैजान जो है इजराइल का बेहतरीन दोस्त है और यहूदियों का बेहतरीन दोस्त है, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम देश है और यहीं की यात्रा पर थे ईरानी राष्ट्रपति। इसीलिए दुनिया को संदेह हो रहा है, क्योंकि दुनिया ये जानती है, दुनिया के देशों के गुप्तचर एजेंसीज का ये मानना है, तमाम रिपोर्ट्स है, अजरबैजान के अंदर मोसाद के एजेंट्स जो हैं, जो गुप्तचर हैं, वो बहुत आसानी से अपना जो काम होता है वो कर पाते हैं। तो क्या इसी कारण से, चूंकि अजरबैजान एक रास्ता मिल गया मोसाद को, और क्या मोसाद ने अजरबैजान को मोहरा बनाते हुए ईरानी राष्ट्रपति का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त कह लीजिए, या ईरानी राष्ट्रपति के प्लेन में कुछ ऐसी चीजें कर दी गई, उनका जैमर फेल कर दिए गए, या जो भी टेक्निकल चीजें नहीं होंगी, क्या अजरबैजान चूंकि इजराइल का दोस्त है, इसी वजह से दुनिया इस पूरे मामले पर मोसाद को लेकर दुनिया भर के अखबार लिख रहे हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि मोसाद किसी भी तरह के दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी ऑपरेशन करने को लेकर कैपेबल है। लेकिन क्या इजराइल किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को एलिमिनेट करने की भी सोच सकता है? क्या मोसाद ऐसा भी कर सकती है? हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया इस बात की चर्चा करने लगी है कि इस पूरी घटना के पीछे मोसाद है।